आज आपको स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो बच्चों यहाँ पर अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 1। जितने बच्चों ने ज्वाइन किया है वो यहाँ पर अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 1 देखने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे जस्ट हमने अभी स्टार्ट किया है। तो बच्चों ये है आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो थ्योरी इन्वॉल्व होगी, वो सारी थ्योरी मैं आपको इस लेक्चर में कवर करता चला जाऊंगा। बस आपको ध्यान से सुनना है। क्या करना है? ध्यान से सुनना। तो सारे बच्चे रेडी? ओके। तो सबसे पहले आपको जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं उनको हेडिंग डालनी होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो बच्चों की आपकी हेडिंग हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। उसके बाद आप ध्यान से देखें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किस फॉर्म की नजर आएगी। वो आती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसको बच्चों हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी कहते हैं जब x² का कोफिशिएंट जो कि a है वो 0 नहीं होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पर a 0 हो गया, लेट्स से अगर आपने a को 0 कर दिया, तो ये इक्वेशन बनेगी bx प्लस c इक्वल टू 0, और ये बच्चों एक लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। तो हम लीनियर इन इक्वेशंस के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कोई भी इक्वेशन जो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 टाइप की होगी, हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कहते हैं। लेकिन उसमें x² का कोफिशिएंट जो कि a होता है बच्चों, वो 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको जो थ्योरी का मॉड्यूल शेयर किया है उसमें आप ध्यान से देखेंगे कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंपलसरी कंडीशन क्या है कि जो x² का कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। तभी हम क्या कहेंगे? हम इसको कहेंगे कि हमारी इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बच्चों ज्यादातर बच्चों को यही नहीं पता कि ए सी इन सब का एक नाम भी होता है। तो कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बच्चों जो ए बी सी होते हैं उसमें ए का नाम बहुत ही अच्छा होता है। ए लीड करता है पूरी इक्वेशन को, सबसे आगे होता है, तो हम उसका नाम देते हैं लीडिंग कोफिशिएंट्स। क्या कहते हैं? लीडिंग कोफिशिएंट, जो कि 0 हो ही नहीं सकता है। और बच्चों जो सी होता है ज्यादातर उसको कांस्टेंट टर्म कहते हैं। सी को ज्यादातर लोग कांस्टेंट टर्म कहते हैं, या आपको ध्यान रखना होगा उसको फ्री टर्म भी कहा जाता है, और याद रखना होगा उसको एब्सोल्यूट टर्म भी कहा जाता है। क्योंकि भैया आईआईटी वाले हैं ना, वो लोग कुछ डिफरेंट नाम्स भी यूज करने लगते हैं। जैसे उन्होंने एग्जाम में सेट बिल्डर फॉर्म को रूल मेथड के नाम से लिख दिया था, तो ज्यादातर लोग सोच रहे थे कि रूल मेथड क्या होता है। उसी तरह से बच्चों कभी कभी इस सी को कांस्टेंट टर्म न कह करके एब्सोल्यूट टर्म या फ्री टर्म भी कहा जाता है। ठीक है। अब बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो अभी आपने देखा कि वो ax² प्लस bx प्लस c टाइप की होती है। इसके आगे की थ्योरी मैं एक व्हाइट पेज आपको क्रिएट कर लेता हूँ, उसमें लिख करके बताता हूँ। तो सारे बच्चे हमारे साथ समझने के साथ साथ अपने नोट्स भी क्रिएट करते चले जाए। तो मुझे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कोई भी इक्वेशन जो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 टाइप की होगी उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। लेकिन यहाँ पे बच्चों आपको साइमल्टेनियसली लिखना पड़ेगा कि जो a है वो 0 नहीं है। ये बात आपको ध्यान देनी होगी। इसके बाद बच्चों नाम ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे बच्चों अगर लीनियर इक्वेशन होती है तो उसका यहाँ पर x की वैल्यू कितनी निकलती है? सिर्फ 1 निकलती है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर अगर x को 0 कर दोगे, ध्यान से देखो बच्चों मैंने क्या बताया, अगर मान लो जो आपने एक केस क्रिएट कर लिया कि आपने वहां पे a को 0 कर दिया, तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? आपकी इक्वेशन बनेगी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में अगर आपने यहाँ पे a को 0 पुट कर दिया तो इक्वेशन क्या बनेगी? bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस c बाय b आएगी। ये बात सबको क्लियर है? तो बच्चों लीनियर इक्वेशन जो होगी उससे यहाँ पे सिर्फ x की एक ही वैल्यू आती है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x की दो वैल्यूज आती है। x की इन दो वैल्यूज को हम इस इक्वेशन के जीरोस भी कहते हैं, हम इन इक्वेशंस के रूट्स भी कहते हैं। ये दो नाम होते हैं। ठीक है। अब आपको ध्यान देना होगा कि जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर उसके दो जीरोस हैं, वो दो जीरोस क्या होते हैं? मान लो अल्फा है और बीटा है। तुम कहोगे सर इसका मतलब क्या होता है? हमने कहा बेटा आपने क्लास 9 10th में पॉलिनोमियल्स पढ़ रखी है,
जैसे आपने इक्वेशन ली एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो अगर आप इसको बच्चों फैक्टराइज करते हैं तो फैक्टराइज करने पर इसके फैक्टर क्या आएंगे? तो तुम कहोगे सर इसके फैक्टर आएंगे, बताइए, -3 और -2। ध्यान से देखिए, कई बच्चे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना जानते हैं, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से निकाल लें। तो अगर आप इसके फैक्टर करेंगे तो एक फैक्टर आएगा x-2 और दूसरा फैक्टर आएगा x-3। ये फैक्टर्स निकल के आएंगे ना बच्चों, ये सबसे क्लियर है, सबको सहमत है सब लोग? तो बच्चों यहाँ से x की दो वैल्यूज निकल के आएंगे, 3 और 2। तो आप क्या कहोगे कि अगर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 वाला जो टर्म है, अगर आप उसमें x इक्वल टू 3 डालोगे तो भी ये 0 हो जाएगा, और यदि उसमें आप x इक्वल टू 2 डालोगे तो भी ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब 3 और 2 का क्या नाम होता है? इसको नंबर ऑफ जीरोस भी कहते हैं, या रियल रूट्स भी कहते हैं, या रूट्स के नाम से भी हम जानते हैं। तो बच्चों अब हम इन बातों को अगर जर्नलाइज करेंगे तो तुम्हारी इक्वेशन क्या बनेगी? तुम्हारी इक्वेशन बनेगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो बच्चों इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं, एक रूट है अल्फा और बीटा। अब बच्चों ध्यान दो, अगर हम इसको सही बातों में कहें तो उस इक्वेशन के दो रूट्स हैं, एक रूट है x इक्वल टू अल्फा और दूसरा रूट है x इक्वल टू बीटा। क्योंकि बच्चों अभी आपने रूट्स निकाले थे ना, तो क्या निकले थे? x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2। तो 3 और 2 किससे रिप्लेस हो गया? अल्फा और बीटा से। ये बात सबको समझ में आई? तो अभी आपने क्या कहा था कि सर ऊपर वाली इक्वेशन में अगर हम x इक्वल टू 3 पुट करते हैं, पुट करके देखो जरा, अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन में x इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो ये क्या बन जाएगा? 9 माइनस 15 प्लस 6। तो बच्चों ये वैल्यू क्या आ गई? 0। यानी LHS किसके बराबर आ गया? RHS। क्योंकि RHS में भी क्या था? 0। उसी तरह से बच्चों अगर हम इस इक्वेशन में x की जगह अल्फा पुट करते हैं तो ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के। यानी ये आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0। उसी तरह बच्चों अगर हम इस एक्सप्रेशन में x इक्वल टू बीटा पुट करते हैं तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इक्वल टू 0। ये बात सभी को क्लियर होनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये बात सभी बच्चों को क्लियर होनी चाहिए कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी नंबर ऑफ जीरोस होंगे तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो x इक्वल टू अल्फा सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करने का मतलब x की जगह आप अल्फा पुट कर दो तो LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा। x इक्वल टू बीटा पुट कर दो तो LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा। अभी मैंने आपको सिखाया भी था कि यहाँ पे राइट हैंड साइड में अगर आप ध्यान से देखें तो वहां पर अल्फा और बीटा की जगह क्या काम कर रहा था? 3 और 2, और 3 और 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहा था ना बच्चों। एक बहुत ही छोटी सी बात है, और ये बात आपने क्लास में पहले भी देखी होगी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम सम ऑफ जीरोस देखें, क्या देखें? सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखें, तो शायद इन बातों को काफी सारे बच्चे पहले से भी जानते होंगे कि यार ये तो बहुत आसान है, अगर हम सम ऑफ जीरोस करेंगे तो 3 + 2 कितना आएगा? 5 आएगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे तो 3 × 2 क्या आएगा? 6 आएगा। तो बच्चों सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए हमें किसी भी इक्वेशन को फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है। हम किसी भी इक्वेशन को देख करके डायरेक्टली बता सकते हैं कि उस इक्वेशन का सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो। जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास ये जो इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन के आपने अभी दो जीरोस बताए थे, अल्फा और बीटा। तो बच्चों सम ऑफ जीरोस कितना होगा इसका? -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है इसका? c/a। तो बच्चों हम डायरेक्टली कोफिशिएंट्स को यूज करके, जो एबीसी कोफिशिएंट्स है उनको यूज करके डायरेक्टली सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं। आप चाहें तो इस बात को बच्चों वेरीफाई करने के लिए आप राइट हैंड साइड में इक्वेशन को भी यूज कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको इक्वेशन लिखवाई। क्या इक्वेशन लिखवाई है मैंने आपको लिखवाया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैंने क्या बताया? सम ऑफ रूट्स। बताओ सम ऑफ रूट्स क्या होगा? बताइए क्या होगा? -b/a। तो माइनस का b क्या है बच्चों? -5। a क्या है बच्चों? 1। तो देखो बच्चों 5 आ गया।
और बच्चों अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे तो भी आ जाएगा। वो होता है बच्चों c/a। तो बच्चों देखो ध्यान से 6 आ गया। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये बहुत ही एक बेसिक सी कहानी होती है। इसको आप याद कर लीजिए कि एक होता है -b/a और एक होता है c/a। आप वेरीफाई करने के लिए राइट हैंड साइड में जो मैंने अलग से इक्वेशन आपको सॉल्व करके दी है, आप वहां से भी डायरेक्टली उसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबको? अच्छा बच्चों आपके पास अब ध्यान से देखिएगा, आपने जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझी उसको अब दोबारा लिखते हैं। क्या इक्वेशन थी आपके पास, लिखिए जरा सब लोग। वो थी ax² + bx + c = 0। आपने क्या कहा कि भाई इस इक्वेशन के रूट है, एक रूट है x = अल्फा, तो दूसरा रूट हो गया x = बीटा। यानी x = अल्फा डालेंगे तो भी 0 आएगा, x = बीटा डालेंगे तो भी 0 आएगा। तो बच्चों ax² + bx + c = 0 हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x - अल्फा। ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे बिल्कुल क्लास में अटेंटिव हो गए। x - अल्फा इंटू x - बीटा, इस तरह से भी तो हम लिख सकते हैं। सारे बच्चे ध्यान दें, क्या सारे बच्चों का ध्यान जाता है इस तरफ कि भैया कि हम अभी तो बता रहे थे ना कि ऊपर वाली इक्वेशन जो है उसके रूट है x = अल्फा और x = बीटा। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम ये भी तो लिख सकते हैं कि ax² + bx + c को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, x - अल्फा इंटू x - बीटा। तुम कहोगे क्यों सर? हमने कहा बेटा अभी तो बताया कि अगर x = अल्फा इसमें पुट करोगे 0 बन जाएगी, x = बीटा पुट करोगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। तो हम अपनी जो लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन है उसको इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं अगर हम उसके नंबर ऑफ जीरोस जानते हैं। तो सर हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम यह है बच्चों कि यहाँ पर x² का जो कोफिशिएंट है वो a, लेकिन जब बच्चों आप इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये बात समझ पा रहे हैं बच्चों? ध्यान से देखिए ना, पहले तो आप ये समझिए कि ये वैल्यू उसके बराबर है कि नहीं। तो कहोगे सर एग्जैक्टली बराबर है, क्योंकि हम x = अल्फा पुट करते हैं तो राइट हैंड साइड 0 पुट हो जाना चाहिए, और वो हो भी रहा है। तो हम आपसे क्या कह रहे हैं कि अगर आप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड को आपस में कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पे भी आपके पास सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकल करके आ जाएगा। तो सर कंपेयर कैसे करें? तो हमने कहा बेटा नहीं कंपेयर कर पा रहे हो तो पहले आप एक काम करो, उसको मल्टीप्लाई करो। तो क्या है ये, x² - x बीटा -x अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, क्या ये आएगा? और बच्चों आपने क्या बताया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या है, इक्वल है। इक्वल है ना? तो बच्चों यहाँ पर उनके कोफिशिएंट्स भी तो इक्वल होने चाहिए। जैसे यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो यहाँ पे भी बच्चों x² का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, 1 होना चाहिए। तो आप क्या कहोगे? कहोगे सर हाँ बिल्कुल सही है, तो हम ऐसा कर लेते हैं सर, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम दोनों तरफ इक्वेशन में किससे डिवाइड कर देते हैं, a से। किससे डिवाइड कर देते हैं, a से। तो बच्चों जैसे हम a से डिवाइड करेंगे तो a से डिवाइड करने पर आपको क्या नजर आएगा कि x² का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या हो गया, 1 हो गया। क्या ये बात सभी लोग समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे? फिर से देखिए बच्चों, मैं आपको इस बात को दोबारा बताता हूँ। चलिए मैं इस बात को रफ करता हूँ, इस बात को दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। बच्चों पहले यहाँ तक देखिए, यहाँ तक आपको क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक सब लोग कह रहे हैं यस सर यहाँ तक क्लियर। तो बच्चों मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। अभी दिखाया था ना x² का कोफिशिएंट 1 है। तो बच्चों यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, a है। तो हमें क्या करना होगा, तो कहोगे सर हमें ये करना होगा कि लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के इक्वल है तो दोनों तरफ x² का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम यहाँ पर बच्चों किसका मल्टीप्लाई करते हैं, a का मल्टीप्लाई। तो बच्चों ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि कभी भी अगर आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो बच्चों मैं इस बात को वेरीफाई करके भी दिखाता हूँ। जैसे आपके पास इक्वेशन लिखी है x² - 5x + 6। आपने क्या बताया था, इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं बताया था ना, एक बताया था x = 2 और एक बताया x = 3। तो बच्चों क्या हम इस बात को
ऐसे नहीं लिख सकते, x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री लिख सकते हैं ना, क्योंकि अगर राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। लेकिन बच्चे यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल रहा कि यहाँ पर अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, और यहाँ पे भी क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो दोनों तरफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है ना, तभी कंपैरिजन हो रहा। उसी तरह से बच्चों यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इसलिए मैंने अगर लेफ्ट हैंड साइड में ए देखा तो हम राइट हैंड साइड पे भी क्या देखेंगे, ए देखेंगे। ये बात समझ में आ रही है? तो बच्चे ये एक्सप्रेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि हम किसी भी एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ बच्चों, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हुआ तो ए की जगह 1 ही दिखाई देगा, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 हुआ तो राइट हैंड साइड में x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा के साथ आपको यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई। ये बात आप सभी लोग समझने की कोशिश करें। समझ पा रहे हैं? ओके बच्चों, अगर आप समझ पा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अब आप क्या करिए बच्चों, दोनों तरफ आप कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं, और कंपेयर करके वापस आप एक दूसरे मेथड से सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। हालांकि अभी आपने एक मेथड देखा था कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मैंने निकाल लिया, लेकिन बच्चों अगर आप यहाँ पे चाहेंगे तो आप दोबारा भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे जरा देखिए ध्यान से। निकालने के लिए बच्चों हमने क्या किया, दोनों तरफ पहले हमने ए से डिवाइड कर दिया। तो बच्चों दोनों तरफ इक्वेशन में ए से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो बच्चों यहाँ भी ए से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे ए तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चों, यही आएगा। कर लेंगे आप सभी लोग? तो बच्चों ध्यान से देखो कि राइट हैंड साइड में एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, और लेफ्ट हैंड साइड में एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी बाई ए। क्या है, बी बाई ए। तो क्या हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर सकते हैं? फिर से देखो, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, अल्फा बीटा, और यहाँ पर मतलब आप ऐसे समझिए कि कांस्टेंट की जगह क्या है, अल्फा बीटा, और यहाँ पे कांस्टेंट की जगह क्या है, सी बाई ए। तो बच्चों अगर ये दोनों इक्वेशंस आपस में इक्वल है तो इनके सारे कोफिशिएंट्स भी तो इक्वल होने चाहिए, होने चाहिए नहीं होने चाहिए? तो तुम कहोगे सर यस, तो सर अल्फा बीटा हम फिर से लिख सकते हैं, यहाँ पे सी बाई ए होगा, और यहाँ पे सर माइनस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा है, और वहां पर सर बी बाई ए है, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि जो अल्फा प्लस बीटा होगा वो माइनस बी बाई ए के बराबर होगा। तो मैंने आपको दो मेथड से वेरीफाई करके दिखाया। एक तो मैंने आपको डायरेक्टली बताया कि भाई कोई भी इक्वेशंस ले लो, उसका सम ऑफ रूट्स निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लो, और वो वेरीफाई हो जाएगा माइनस बी बाई ए से और सी बाई ए से। और मैंने बच्चों आपको एक और मेथड भी बताया, और उस मेथड मैंने आपसे कहा कि सावधान हो जाओ, क्योंकि हम इस मेथड को कई जगह हम यूज भी करने वाले हैं, जिसको मैं बॉक्स में अभी बंद कर रहा हूँ। कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम जरूरत पड़ने पे क्या लिख सकते हैं, ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। क्या इन बातों से सभी लोग सहमत हैं? क्या सभी को क्लियर है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, जिनमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बीच में क्या रिलेशन मैंने आपको डेवलप करके दिया, ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। क्या ये बात क्लियर है सबको? क्या ये बात क्लियर है सबको? तो सब सबको क्लियर है, तो ये आपका लेक्चर नंबर 1 चल रहा है। अगर बच्चों ये बातें सबको क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर है, तो मैं इसकी थ्योरी को आपको वापस आगे कंटिन्यू करके पढ़ाने वाला हूं। तो बच्चों वापस मैं अपनी थ्योरी की तरफ आता हूँ, और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई पहला पॉइंट सभी बच्चे पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है, अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ नंबर अल्फा। वो बच्चों रूट रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, लेकिन हम ये हर बार कह सकते हैं कि वो रूट क्या करेगा, वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्या ये बात सभी लोगों को सहमत है? और फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रूट्स। अब बच्चों वो दो रूट्स, दोनों रियल भी हो सकते हैं, दोनों इमेजिनरी भी हो सकते हैं, है ना, दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। क्या ये बात दूसरी वाली सबको क्लियर है? ये वाली फिर लिखा है द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय दिस। तो तुम कहोगे सर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को निकालने के लिए ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज क्यों करें? हम डायरेक्ट फैक्टराइज करके भी तो रूट्स निकाल सकते हैं, लेकिन हमने कहा जब बेटा फैक्टराइज नहीं कर पाओगे तो ऐसे केस में
आपको धराचार्य फॉर्मूला यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस निकालने पड़ेंगे। क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं? जैसे आपने कहा कि सर मान लीजिए अभी आपके पास एक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसके आपने कहा कि भैया दो जीरोस है अल्फा और बीटा, लेकिन आप कह तो रहे हो दो जीरोस है, अगर वो दो जीरोस आप फैक्टराइज करके नहीं निकाल पाए तो आप क्या करोगे? तो आप कहोगे सर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं। तो मैंने कहा वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे जनरेट होता है? तुम कहोगे सर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जनरेट हम आपको करके बताते हैं बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। हम किसी भी तरह से आपको यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकाल के देते हैं, क्योंकि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि वहां से हम एक्स की वैल्यू निकालें। तो तुम क्या कहोगे कि सर यहाँ से एक्स की वैल्यू ओवरऑल निकाल। तो हमने कहा बेटा हम सबसे पहले हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। तो किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हम 1 बना देते हैं। क्या बना देते हैं? 1 बना देते हैं। और 1 बनाने के लिए हम पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करेंगे? a से। अब बच्चों सारे बच्चे जानते हैं पहले से कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जानते हैं? तो बच्चों आपको क्या नजर आ रहा है? तो सर a स्क्वायर की जगह तो ये नजर आ रहा है। सर बी स्क्वायर का पता नहीं है, लेकिन सर ये क्लियर है कि a आपका x है। a क्या है आपका? x। हाँ सर, अगर आपका a x होगा तो जब आप 2ab लिखेंगे तो 2ab जैसा मिलता जुलता हुआ टर्म कहां पर है? यहां पर। ऐसे देखो तो बच्चों ये कौन सा टर्म है? ये 2ab वाला टर्म है। ये कौन सा टर्म है? ये a स्क्वायर वाला टर्म है। तो हमने तो कहा तुम पहचान पाए कि b क्या होगा। क्यों भाई b क्यों नहीं पहचान पा रहे? अपने आप इक्वेशंस कंपेयर करो, और अगर नहीं पहचान पा रहे हो तो मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ कि 2ab वाला टर्म पहचानने के बाद उसमें x का जो भी कोफिशिएंट होता है उसको 2 से डिवाइड कर दिया तो तुमको b समझ में आ जाएगा कि b क्या है? b बाई 2a के बराबर है। देखिए ध्यान से, परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता है बच्चों। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर आप बनाइए। ये लिखा है बच्चों a स्क्वायर, ये लिखा है बच्चों b स्क्वायर, फिर क्या लिखा है? 2ab। जरा देखो ये बच्चों 2a और b बच्चों ये चेक करो बच्चों, इसमें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वापस क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? b बाई ए इंटू एक्स बन जाएगा। इसका मतलब ये सही लिखा हुआ है। अब बच्चों जो टर्म मैंने ऐड किया है उस टर्म को मैं क्या करूंगा? सब्ट्रैक्ट भी करूंगा। तो बच्चों मैंने उस वाले टर्म को क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। कहोगे सर इतना कर क्यों रहे? हमने कहा बेटा तुमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही नहीं देखा ना कभी। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताने के लिए, श्रीधराचार्य फॉर्मूला बताने के लिए हम इसकी प्रूविंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रूविंग। प्रूविंग कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप अगर देख रहे हैं पहली बार लेक्चर तो आप प्रूविंग भी देख लीजिए ताकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपकी नस नस में बस जाए। चलिए, तो कहोगे सर हम इस बात से सहमत है कि ये वाला टर्म ये लिखा है, ये वाला सर टर्म ये लिखा है, ये वाला टर्म सर ये लिखा है। आपने सर इस वाले टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, क्यों किया? ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और बन भी रहा है। ध्यान से देखो, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab बन गया। तो ये बच्चों किसका है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये बात समझ पाए? तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? उसको a प्लस बी क्या है? b बाई 2a का होल स्क्वायर। बाकी सारे टर्म बच्चों उस तरफ ले जाते हैं, ले जाए तो ये उस तरफ होके जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक, इसको बच्चों और भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं एलसीएम लेके। बच्चों इसका जरा एलसीएम ले लो, कितना आया? कितना आया? 4a स्क्वायर। ऊपर क्या आएगा? बी स्क्वायर माइनस 4a। क्या इस बात से सब लोग क्लियर है? तो बच्चों किसी का भी स्क्वायर कुछ समथिंग के बराबर हो, मतलब जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 होता है तो एक्स इक्वल टू क्या लिखते हो आप? प्लस माइनस 2 लिखते हो ना। तो x प्लस बी बाई 2a किसके बराबर होगा? प्लस माइनस क्या? प्लस माइनस। नहीं समझे क्या? ये बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि आप किसी का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर दिया है? इसके बराबर दिया है। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो पहले आप स्क्वायर लिख लीजिए। चलिए पहले आप स्क्वायर, क्या आएगा स्क्वायर रूट में बताइए? बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब तो क्लियर है बच्चों? क्या अभी भी नहीं क्लियर?
क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या बन गया, ये बन गया x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a का स्क्वायर क्या होगा 2a। लेकिन ये बात आपको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर स्क्वायर था तो आपने यहाँ पर क्या लगाया होगा, प्लस माइनस भी लगाया। क्यों भाई, ये बात समझ में है? या जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 होता है तो आप एक्स क्या लिखते हो, प्लस माइनस रूट 5, यही तो लिखते हो ना। तो बच्चों अब हम क्या लेंगे, एक बार मैंने प्लस साइन लिया है, यहाँ क्या लिया है, प्लस साइन। तो बच्चों यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल के आएगी, जरा सारे बच्चे एक्स की वैल्यू बताएं। बी बाई 2a को उधर किसका दीजिए, और वो प्लस साइन के साथ किसके साथ ऐड हो रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a के साथ ऐड हो रहा है ना। तो मैंने क्या किया बच्चों, इधर वाला b बाई 2a उधर किसका है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस b बाई 2। अब बच्चों ध्यान से देखो, उसको क्या हम कंबाइन करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, क्या हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो उसका मतलब आपका एक रूट तो आ गया। और बच्चों दूसरा रूट कैसे निकालोगे, जब आप वहां पे क्या लोगे, माइनस साइन। तो बच्चों जब वहां पे आप माइनस साइन लोगे तो यहाँ पे माइनस होगा ना, क्या इस बात से सब लोग क्लियर है? तो यानी कि दूसरा रूट क्या होगा बच्चों, माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ये बात क्लियर है? तो बच्चों किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आप निकाल सकते हैं, अगर वो इक्वेशन फैक्टराइज ना हो, ऐसे केस में आप उस इक्वेशन को फैक्टराइज करके ये दो रूट्स आप निकाल सकते हैं। तो बच्चों अगर हम इनको कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने पे हम पता है क्या लिखते हैं, इनको हम लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम डिस्क्रिमिनेंट के नाम से भी जानते हैं, डी इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो बच्चों आज के बाद हम एक नेक्स्ट पेज क्रिएट कर लेते हैं, और नेक्स्ट पेज में आपको लिख के दे देते हैं कि भैया अगर आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 लिखते हैं, जहां पर a नॉट इक्वल टू 0, तो बच्चों ऐसे केस में उसके अगर दो रूट्स हैं तो वो दो रूट्स आप यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। इसको बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं, या श्रीधराचार्य फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं। तो वैल्यू क्या होती है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसको हम d कहते हैं अपॉन 2। ये बच्चों क्रिएट होगा क्या। अब बच्चों किसी का भी अगर आप स्क्वायर रूट ले रहे तो उसमें क्या होगी, कंडीशन जनरेट होगी कि भैया स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर यानी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर आपका नेगेटिव हो गया तो वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकल नहीं पाएंगे, निकलेंगे तो इमेजिनरी होंगे, रियल रूट्स नहीं हो सकते, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू चली गई तो इमेजिनरी रूट्स आते हैं। कैसे रूट्स आते हैं, इमेजिनरी। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग केसेस बना लेते हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है तो हम लोग कहते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स कहते हैं। दूसरा केस बना लेते हैं, अगर d इक्वल टू 0 तो कहते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स, समझ। और तीसरा केस भी बना लेते हैं कि अगर d नेगेटिव है तो हम कहते हैं डिस्टिंक्ट या टू डिस्टिंक्ट नॉन रियल रूट्स। क्या कहते हैं, टू डिस्टिंक्ट नॉन रियल, नॉन रियल मतलब इमेजिनरी, जो रियल ना हो मतलब वो इमेजिनरी हो गए, नॉन रियल। ये बात सबको क्लियर है? मुझे ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, और इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा तो भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को आप ध्यान से आप देख लीजिए, यही होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो बच्चों यही बात मैं आपको चिल्ला चिल्ला के आपको थ्योरी में बता रहा था कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन बाय माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ये बात सबको क्लियर हो? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट। द क्वांटिटी बी स्क्वायर माइनस 4ac, पढ़ना स्टार्ट किया, द क्वांटिटी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नोन एज
डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, जिसको हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac के नाम से भी जानते हैं। क्या यहाँ तक सबको बात क्लियर है? चलिए अब बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं। लिखा है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपकी नेक्स्ट हेडिंग आ गई कि हम रूट्स का नेचर देखना चाहते हैं। तो जैसा भी मैंने अभी थोड़ा बहुत आपको बताने की चेष्टा भी की थी, उसी को कंप्लीट करता हूँ कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। कह रहा है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के गिवन है कि अगर रियल रूट्स हो सकते हैं, इक्वल रूट्स हो सकते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके डिस्क्रिमिनेंट को जीरो करना पड़ेगा। कि बच्चों अभी आपने देखा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर इक्वल रूट्स, तो इक्वल रूट्स कब आएंगे बच्चों, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, जीरो। अब चेक कर लो, अगर बच्चों वहां पे डिस्क्रिमिनेंट आप जीरो कर दोगे तो वहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बताइए कितनी आएगी। डी को जीरो पुट करिए तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस बी बाई टू ए आ रही ना, यानी कि माइनस बी बाई टू ए वैल्यू निकल के आ जा रही है अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या है, जीरो है। चलिए तो आप याद रखिएगा रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो करते हैं। आगे देखिए बच्चों, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, अगर उसका डी ग्रेटर देन जीरो। लेकिन कोई आपके पास व्यक्ति आ जाए और आपसे कहते कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट सिर्फ रियल है, वो ये ना बताए कि रियल में डिस्टिंक्ट है या रियल में इक्वल है, वो ये सिर्फ कह दे आपके पास आकर के कि भैया उसके रियल रूट्स हैं। तो ऐसे केस में आपके मन में आएगा कि भैया रियल रूट्स है तो वो तो इक्वल भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। तो ऐसे केस में डी ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है, इक्वल टू जीरो भी हो सकता है। तो बच्चों रियल रूट्स अगर सिर्फ लिखा हो तो उस केस में आपको दोनों बातों को कंबाइन करना पड़ेगा और आप कहेंगे अगर रियल रूट्स है तो जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल टू जीरो भी हो सकता है। उन बातों को कंबाइन करके हम कहते हैं ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। समझ गए? आगे देखो, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट्स, अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, लेस देन जीरो। मेरे ख्याल से सारे बच्चों को ये बातें क्लियर हो गई है बहुत अच्छी तरीके से। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट वाला पॉइंट ये वाला आप पढ़िएगा कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई एक रूट p प्लस रूट क्यू है, p प्लस रूट क्यू समझ रहे हो, रूट क्यू क्या होता है, इर्रेशनल, p क्या है, रैशनल, रैशनल प्लस इर्रेशनल, इर्रेशनल होता है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स इरेशनल टाइप के हैं, यानी कि p प्लस रूट क्यू टाइप के, तो दूसरा रूट तुम्हें कोई न्योता नहीं देने आएगा, तो दूसरा रूट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, p माइनस रूट क्यू। क्योंकि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इरेशनल रूट्स वो पेयर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कैसे एग्जिस्ट करते हैं, पेयर्स के फॉर्म में। यानी अगर एक p प्लस रूट क्यू होगा तो दूसरा p माइनस रूट क्यू होगा। ये बात आप समझ गए क्यों भाई? लेकिन बच्चों यहाँ पर यह भी लिखा है कि गलती से जो आपका क्यू है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर क्यू परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो वो रूट के बाहर आ जाएगा और रूट के बाहर आते ही वो रैशनल हो जाएगा, तो फिर ये डेफिनेशन काम नहीं आएगी। समझ गए? चलिए फिर क्या कह रहे हैं बच्चों, एबीसी आपके रैशनल है, रैशनल नंबर्स को बच्चों हम लोग कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और डी आपका परफेक्ट स्क्वायर है। क्या कह रहा है, कह रहा एबीसी रैशनल है। एबीसी क्या है बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में उसके कोफिशिएंट्स वो अगर रैशनल है, रैशनल मतलब जैसे 2 3 4 हो सकते हैं इस टाइप के। और क्या कह रहा है, डी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, तो ऐसे केस में रूट्स भी क्या होंगे, रैशनल होंगे। समझ में? कह रहा है अगर ए आपका 1 हो गया और बी और सी आपके इंटीजर्स, तो रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फिर भी क्या होंगे, रैशनल होंगे, और वो क्या होंगे, इंटीजर्स भी होंगे। ये बच्चे छोटी सी थ्योरी है, बस आप इसको याद रखिए कि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, बी और सी आपके इंटीजर्स हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, रैशनल होंगे, और वो इंटीजर्स भी होंगे। आगे देखो, अगर किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट p प्लस आई क्यू है तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या होगा, p माइनस आई क्यू। अब बच्चों आई देख करके आपको लग रहा होगा कि वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ाया जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर पढ़ा नहीं है तो बच्चों हम लोग आई की चर्चा थोड़ी देर बाद करते हैं। पहले आप इतनी थ्योरी देखिए कि ये थ्योरी जितनी भी हमने आपको बताई पहले वो आपको क्लियर होनी चाहिए।
ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों यही था कि अगर एक रूट आपका p प्लस रूट क्यू है तो दूसरा p माइनस रूट क्यू होगा, अगर एक रूट आपका p प्लस आई क्यू है तो दूसरा p माइनस आई क्यू है, जिसकी जानकारी हम लेटर ऑन आपको देंगे। यहाँ तक क्लियर है?